आज 23/2/2022 को संकल्प IAS कोचिंग चैनल रघुवर प्रसाद की तरफ से हमारे संविधान, भारतीय संविधान की विशेषता के बाद अब जो है भारतीय संविधान की जो है आलोचना हम आपको बता रहे हैं। तो भारतीय संविधान की आलोचना में जो है आपको बता रहे हैं कि जो है इसके पहले मैं बता दिया था कि भारतीय संविधान का की आलोचना ये जो है उधार लिया गया है और भारतीय संविधान जो है 1935 से सीधे निकलता है। आज तीसरी आलोचना है कि गैर भारतीय अथवा भारतीय विरोधी है। तो जो भारतीय संविधान की आलोचना को समझने बुझने पढ़ने वाले हैं उन पाठकों को हमारे तरफ से धन्यवाद, स्वागत है। लेकिन जो व्यक्ति इस परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं उनको ये चीज पढ़ना चाहिए और उनसे मेरा ये अनुरोध है कि इस चीज को पढ़ें और इसको लिखें भी और याद भी करें, तभी पढ़ाई होती है। तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, तभी जो चीज होगा वह आपको एक 1 बाय 1 करके चला जाएगा। तो भारतीय संविधान की आलोचना में मैं तीसरा आलोचना आपको बता रहा हूं कि गैर भारतीय अथवा भारतीय विरोधी है। तो भारत के जो भारतीय संविधान की जो आलोचक हैं वह कहते हैं कि यह संविधान जो है, कौन संविधान, भारत का संविधान गैर भारतीय व भारत का विरोधी है, क्योंकि भारतीय राजनीतिक परंपराओं अथवा भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। तो भारत की राजनीतिक परंपरा क्या थी, इसको भी जरा समझिए। भारत की राजनीतिक परंपरा यह थी कि केवल जो है जिनके पास बहुत ज्यादा शक्तिशाली होते थे वही राजनीति में भाग लेते थे और उसी परंपराओं का भारत के संविधान में विरोध थी। भारत के संविधान आ जाने पर उन लोगों का हकमारी हो गया। हकमारी क्या हो गया कि वह एक छत्र राज करते थे और किसी भी भारतीय समाज के और वर्गों के लोग उनसे अछूता रहते थे। भारत की राजनीतिक परंपरा थी कि एक राजा होगा, उसका मंत्रिपरिषद होगा, जिस तरह से सप्तांग सिद्धांत का राजनीतिक सिद्धांत ने दिया था मनु ने। तो मनु की राजनीतिक परंपरा का भारतीय संविधान विरोध करता है। तो इसी मनु के सप्तांग सिद्धांत के आधार पर जो यह संविधान उसका विरोध हो गया, इसीलिए भारतीय संविधान की आलोचना लोगों ने किया। यानी कहने का मतलब यह है कि भारत में यह परंपरा रही है कि राजा शक्तिशाली होगा और राजा में ही सब कुछ रहेगा, व्यवस्था क्या, कार्यपालिका न्यायपालिका की चीज है। तो परंपरा यही ना भारत में राजनीति व्यवस्था यही थी, जिसके पास तलवार है, लाठी है, भाला है, वर्षा है, शक्तिशाली है, वही ना राज करेगा। यही भारत की परंपरा थी। परंपरा माने होता है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ट्रांसफर होना ही ट्रेडिशन है। तो वही उसका विरोध किया भारत का संविधान है, जिसका आलोचना किया आलोचकों ने। तो संविधान का प्रकृति विदेशी है, वो कहा, यह भी कहा कि इस प्रकार का संविधान का जो नेचर वह विदेशी है, जिसे भारतीय परिस्थितियों के अनुपयुक्त एवं अकारण है, मनो किसी कारण नहीं अकारण संविधान बना दिया गया है, ये आलोचक का कहना है। इस संदर्भ में हनु मैथ्यू एक नाम का संविधान सभा का सदस्य था। वह संविधान सभा में था। जब संविधान सभा में वह था तो मैं यही पूछना चाहता हूं, मैं इस आलोचना की समीक्षा कर रहा हूं और आपको बता रहा हूं, आपको भी जानना चाहिए। जब आप संविधान सभा में सदस्य थे तो वहां क्या कर रहे थे, खाक छान रहे थे। आपको वहां विरोध करना चाहिए कि जो संविधान बन रहा है वह खराब है, और आकर के केवल आलोचना करते हैं। मुद्दुब्बरों का काम है कि जहां आपकी व्यवस्था दी गई वहां नहीं बोल रहे हैं, बाहर जाके बोल रहे हैं, तो ये बात ठीक नहीं है। तो यह आलोचना हुई। मैथ्यू ने कहा कि संविधान ये जो है, क्या कहा मैथ्यू कि हम बीड़ा और सितार की संगीत चाहते थे। पता नहीं वो किस तरह का बीड़ा चाहते थे या किस तरह का सितार चाहते थे, किंतु यहाँ अंग्रेजी बैंड का संगीत सुन रहे हैं। तो आपको कौन अंग्रेजी बैंड की संगीत सुनने के लिए जो है वहां भेजा था संविधान सभा में? वहां कहते हैं हम अंग्रेजी बैंड की संगीत नहीं सुनेंगे, हम बीड़ा और जो सितार सुनेंगे। तो जो आप तो खुद उस संविधान सभा में थे, तो फिर आलोचना किस बात की? तो ये आलोचना यही करके ये कहते थे। किंतु यहाँ हम अंग्रेजी बैंड का संगीत सुन रहे हैं, मैथ्यू ने कहा है, ऐसा इसलिए हुआ कि हमारे संविधान निर्माता उसी तरह से शिक्षित हुए। तो शिक्षा में तो कहीं अंग्रेजियत और फ्रांसीसियन और अमेरिकन तो नहीं है। शिक्षा तो सभी अल्फाबेटों के आधार पर आदमी शिक्षित होता है, आप ज्ञान लेता है, सामाजिक ज्ञान लेता है, सामाजिक कल्चर सीखता है, सामाजिक चेंज का ज्ञान लेता है, इन्वायरमेंटल ज्ञान लेता है,
फिजिकल ज्ञान लेता है, सारा ज्ञान तो शिक्षा के आधार पर लेता है, तो शिक्षा के आधार पर अंग्रेजियत कैसे हो जाएंगे? उनको तो अपना दिमाग लगाना चाहिए। और उतने संविधान सभा में सदस्य थे, केवल मैथ्यू ही इस तरह का आलोचना किए, बकिया लोग क्या थे, बुर्बक थे क्या? इसलिए इनकी आलोचना हमें स्वीकार नहीं है। ये भारतीय संविधान की आलोचना यह करके करते हैं, लेकिन आपको पढ़ना है, इसलिए भारतीय संविधान की आलोचना में गैर भारतीय तो भारतीय विरोधी, क्योंकि अगर कोई जो है एग्जामिनर अगर पूछे जो केवल विरोधी है उस संविधान का, तो ये चीज कह करके उस विरोधी को संतुष्ट कर दीजिएगा जी सर, भारत का संविधान गैर भारतीय है और भारतीय विरोधी है। इसलिए आगे आइए, हम और आपको कुछ इस तथ्यों के विषय में बता रहे हैं कि भारतीय संविधान जो है गैर भारतीय व गैर भारतीय और भारत का विरोधी है। तो इसके विषय में कुछ और तथ्य है, आइए इसके विषय में हम चलते हैं। आइए, मैथ्यू का कहना है कि हम संगीत और बीड़ा बजाना चाहते थे, हम लगे अंग्रेजी बैंड बजाने। तो के कहा था आपको अंग्रेजी बैंड बजाने के लिए? आपको तो बढ़िया बढ़िया बुद्धि संविधान सभा में देना चाहिए था। कौन संविधान एक आदमी ने लिखा नहीं, संविधान में सबकी राय हुई, 1 महीने तक बहस चली संविधान सभा में। आप क्या कर रहे थे? वहां झाल बजा रहे थे। वहां आपको काम करना चाहिए, लेकिन आपके पास तो दिमाग था नहीं, दूसरे के दिमाग को आप ये आलोचना कर रहे हैं। तो आइए, ऐसा इसलिए देखिए, ऐसा इसलिए हमारे संविधान का निर्माता लोकनाथ मिश्रा कहते हैं, लोकनाथ मिश्रा का आलोचना है कि लोकनाथ मिश्रा का आलोचना है कि एक अन्य संविधान सभा सदस्य लोकनाथ मिश्रा आलोचना कहते हुए कहते हैं लोकनाथ मिश्रा आलोचना करते हुए कहते हैं कि अन्य संविधान कहते हैं कि ये पश्चिम का दासवत अनुकरण है। यह पश्चिम का दासवत अनुसरण है। दासवत अनुसरण है, बल्कि पश्चिम को दासवत आत्मसमर्पण कहा। और यहां तक कह दिया कि यह पश्चिम का दासवत आत्मसमर्पण है। देखिए, संविधान की आलोचना करने में एक लोकनाथ मिश्रा भी हैं। उनका भी कहना है कि संविधान गैर भारतीय है और भारतीय विरोधी है। वो कहते हैं एक दासता की निशानी है, यह पश्चिम का दासता का आत्मसमर्पण है। तो हम उन लोकनाथ मिश्रा से समीक्षा के क्रम में पूछते हैं, और आप भी समझिए कि भारत के 100% लोग दिन भर रहते हैं पश्चिमीकरण में और रात में वो भारतीय हो जाते हैं। यानी इसका कहने का मतलब मैं कहता हूं कि दिन भर वो पश्चिमीकरण में रहते हैं, टाई पैंट मोजा ये सब पहन लेते हैं, और रात में ले आके भारत के जो है ये भारत के जो पश्चिमीकरण का वेशभूषा रात में खूंटी में टांग देते हैं और रात में जो है भारतीय हो जाते हैं। यही तो भारत के संविधान की आलोचना करने वालों की कारतूत है कि दिन भर रहेंगे पश्चिमीकरण व्यवस्था में और रात में उसको निकाल करके भारतीय हो जाएंगे। तो ये लोग भारत के लोग खुद पश्चिमीकरण की बात को पसंद करते हुए और इसका विरोध करते हैं, यह हमारे गले नहीं उतरती है। अगर आप अच्छा पढ़ने वाले हैं और इस जॉब पर जाने वाले हैं तो देख लीजिए कौन धोती कुर्ता पहनता है दिन में, जरा हमको बता दीजिए कौन धोती कुर्ता पहनता है। देखते हैं आपके भारत के नेताओं की कहानी, देखते हैं कितना से क्या करता है। भारत की परंपरा यही है कि गांधी जी धोती पहनते थे और नंगे रहते थे और कुर्ता पहनते थे। तो कौन है नेता धोती कुर्ता पहनने वाला, संसद में बैठने वाला? सभी के तो सभी पैजामा कुर्ता झाड़ के चलने वाले हैं। तो कैसे आप कहिएगा कि ये लोग
जो है भारतीय हैं। तो मैं भी तो कहता हूं कि भारतीय संविधान की आलोचना करने वाले गैर भारतीय अथवा भारतीय विरोधी है, ये आलोचना हमारे गले नहीं उतरती है। अब आप अपना समीक्षा दीजिएगा कि दिन भर तो भारत के कल्चर के, जैसे भारत के कल्चर में यही है, अभी बताया है कि भारत की परंपराओं का उल्लंघन किया। तो भारत की परंपरा क्या थी भाई? धोती पहनना, कुर्ता पहनना और फेटा बांधना, ये तो भारत की परंपरा रही है। तो कहां भारत के परंपरा विधायिका में लोग देखने को मिलते हैं? कहां मिलते हैं न्यायपालिका में? कहां लोग मिलते हैं कार्यपालिका में? सब लोग तो पश्चिमीकरण का ही नकल किए हैं। तो इसलिए इनका आलोचना हमारे गले नहीं उतरती है, फिर भी यही कह करके आलोचना की जाती है। आइए, और लक्ष्मी नारायण साहू एक हैं, ये भी बाबू लक्ष्मी नारायण साहू, लक्ष्मी नारायण साहू, लक्ष्मी नारायण साहू, ये भी एक बाबू हैं। ये भी भारतीय संविधान की आलोचना करते हैं। कहते हैं संविधान सभा सदस्य का कहना था, ये भी संविधान सभा के सदस्य थे, ये भी संविधान सभा के सदस्य थे, ये भी संविधान सभा के सदस्य थे। सुन लीजिए इन लोगों की कहानी, ये भी संविधान सभा के सदस्य थे। यह भी कहते हैं कि भारतीय संविधान, यह कहते हैं भारतीय संविधान भारत की मूलभूत आत्मा, भारत की मूलभूत आत्मा के प्रतिकूल है। अब बताइए भारत की मूलभूत आत्मा क्या भाई? भारत की मूलभूत यही है सप्तांग सिद्धांत। मनु का सप्तांग सिद्धांत आप पढ़िएगा, राज्य के राजनीतिक विचार मनु के, तो सप्तांग सिद्धांत दिए हैं। तो मनु क्या करते थे? धोती पहनते थे और अपना बाल मुड़वा लेते थे, दाढ़ी बढ़ा लेते थे। तो ये भारतीय संविधान की मूलभूत आत्मा के प्रतिकूल है। भारतीय संविधान भारत की मूलभूत आत्मा क्या है? मूलभूत आत्मा भारत की तो कोई खराब नहीं है। भारत की मूलभूत आत्मा विभिन्नता में एकता है। तो अगर विभिन्नता में एकता भारत की संविधान ने अगर बना दिया है, तो कहां भारत की मूलभूत एकता का प्रतिकूल है संविधान? लेकिन यह इनकी समझ ही इतनी है लक्ष्मी नारायण साहू का। यह भी भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे, यह भी खाक छान रहे थे। कहां छान रहे थे? संविधान सभा में। ये लोग मिलते हमसे, अगर जीवित रहते तो उनसे पूछते हम आप थे कहां, लेकिन ये तो मर गए, हम बाद में पैदा हुए, नहीं तो हम पूछते इनसे क्या लक्ष्मी नारायण साहू जी आप बताइए संविधान सभा में क्या कर रहे थे? सो रहे थे क्या? तो इसलिए लक्ष्मी नारायण साहू ने भारतीय संविधान की आलोचना करते कहा है कि भारतीय संविधान भारत की मूलभूत आत्मा के प्रतिकूल है। आइए, अब नेक्स्ट तथ्य क्या है? और ये भी एक है, ये लोकनाथ मिश्र, ये जो साहू जी थे, ये लक्ष्मी नारायण साहू जो थे, ये भी बोले कि अब भारत का संविधान बन ही रहा है, भारत का संविधान बन रहा है, लेकिन तत्काल टूट जाएगा। ये कहे भारत का संविधान बन रहा है लेकिन टूट जाएगा। भारत का संविधान बन रहा है, बन गया है, किंतु तत्काल टूट जाएगा, ये कहे। लेकिन इतने दिन हो गए भारत का संविधान बने हुए। 1946 में जो है 26 नवंबर 1949 को यह अंगीकृत कर लिया गया, आत्मसमर्पित कर लिया गया, 50 को लागू कर दिया गया। इतने दिन हो गया, आज पूरी देश या पूरे दुनिया के लोग भारत के लिखित संविधान का पूरा नकल किया है और इनकी बात झूठी निकली। इसलिए भारत के संविधान की आलोचना गैर भारतीय अथवा भारतीय विरोधी है, ये रास नहीं आता है। आइए अब चलते हैं भारतीय संविधान की जो है, भारतीय संविधान की अब चौथी आलोचना क्या है भाई? भारतीय संविधान की चौथी आलोचना क्या है? भारतीय संविधान की चौथी आलोचना क्या है? भारतीय संविधान की चौथी आलोचना है गांधीवाद से दूर। गांधीवाद से दूर, गांधीवाद से दूर। ये गांधीवाद से दूर कहता है, आलोचकों ने यह कहता है। आलोचक कहते हैं भारत का संविधान गांधीवाद दर्शन और मूल्यों को प्रतिबिंबित नहीं करता है।
गांधीवाद, भारत का संविधान जो है, भारत का संविधान, भारत का संविधान, भारत का संविधान गांधीवाद के दर्शन, गांधीवाद के दर्शन, गांधीवाद के दर्शन, गांधीवाद के दर्शन और मूल्यों, गांधीवाद के दर्शन और मूल्यों को प्रतिबिंबित नहीं करता है, को प्रतिबिंबित नहीं करता है, प्रतिबिंबित नहीं करता है, प्रतिबिंबित नहीं करता है। जबकि गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं, जबकि गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं, गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं। ये कहा जाता है, आलोचक है कि गांधीवाद से दूर है और भारत का संविधान गांधीवाद से दूर है, और गांधीवाद का जो फिलॉसफी है, दर्शन और मूल्य है, मूल्यों को प्रतिबिंबित नहीं करता है, जबकि गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं। तो मैं ये पूछता हूं कि गांधीवाद क्या है? गांधीवाद एक दर्शन नहीं है। आप पढ़िएगा, जब IAS की तैयारी कर रहे हैं ना, तो गांधीवाद दर्शन नहीं है, गांधीवाद एक विचारधारा है। गांधीवाद दार्शनिक नहीं थे गांधी जी, वो एक विचारक थे, वो विचार करते थे, उनकी अपनी कोई नई खोज नहीं थी। दार्शनिक उसे कहते हैं जो नई एक विचार दे। गांधी जी तो लियो टॉल्स्टॉय से प्रभावित थे, गांधी जी लियो टॉल्स्टॉय से प्रभावित थे और जो है गीता का अनुसरण किया था, और गीता और लियो टॉल्स्टॉय से प्रभावित होकर के वो अपना विचार दिए थे। उनका कोई अपना मूल दर्शन नहीं है, और गांधी जी को दार्शनिक कहा जाता है, विचारक कह सकते हैं। वो गांधी जी दार्शनिक नहीं थे। आलोचकों का कहना था गांधीवाद से दूर भारत का संविधान गांधीवाद के दर्शन और मूल्यों को प्रतिबिंबित नहीं करता है, जबकि गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं, ये कह करके कहा गया है। ऐसा बात नहीं है। मूल्य किसे कहते हैं इसको आपको जानना अभी बता देंगे, पहले इनकी बातों को समझ जाइए। संविधान ग्राम पंचायत या जिला पंचायत के आधार पर निर्मित होना चाहिए था। ये कहते थे संविधान ग्राम पंचायत और जिला पंचायत पर आधारित होना चाहिए था, गांधी जी का विचार था, चाहिए था। तो इसी चीज का समर्थन मैथ्यू ने भी किया था। किस चीज का? गांधीवाद के, मतलब गांधी का कहना था कि संविधान ग्राम पंचायत और जिला पंचायत पर आधारित होना चाहिए था। इसी चीज को मैथ्यू ने समर्थन किया था। इसी चीज को मैथ्यू ने समर्थन किया। इसी चीज को मैथ्यू ने समर्थन किया। टी प्रकाशम एक हैं, टी प्रकाशम संविधान सभा के एक सदस्य, टी प्रकाशन है, टी प्रकाशन ये भी संविधान सभा के सदस्य थे। टी प्रकाशन संविधान सभा के सदस्य थे। टी प्रकाशन संविधान सभा के सदस्य थे। टी प्रकाशन ये भी कहते थे, यह भी गांधी के सिद्धांत के समर्थक थे, गांधी के विचार के समर्थक थे, गांधी के विचार के समर्थक थे।
इसी कमी के कारण गांधी जी के आंदोलन में अम्बेडकर की सहभागिता नहीं होना तथा साथ ही गांधीवाद के विचारों के प्रति उनका तीव्र विरोध को बताते हैं। तो जो संविधान लिखा गया, किसी संविधान के कारण डॉक्टर अम्बेडकर को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को जो है गांधीवाद के विरोधी बताते हैं, गांधीवाद के विरोधी बताते हैं, प्रकाशम विरोधी बताते हैं, गांधीवाद के विरोधी बताते हैं। तो अब इतने ही समझ जाइए, गांधीवाद से दूर भारत का संविधान गांधीवाद के दर्शन और मूल्यों को प्रतिबिंबित नहीं करता है। क्या है मूल्य किसे कहते हैं? जैसे राजनीतिक मूल्य, धार्मिक मूल्य, व्यक्तिगत मूल्य, जैविक मूल्य, ये सब मूल्य हैं। तो जैसे राजनीतिक मूल्य क्या है? राजनीतिक मूल्य यह है, राजनीतिक मूल्य, ये मूल्य क्या है? सबको सरकार में भागीदारी होनी चाहिए, सरकार में भागीदारी, ये राजनीतिक मूल्य है। अगर यह व्यक्तियों से छीन लिया जाए तो कोई भी व्यक्ति राजा होगा, निरंकुश हो जाएगा। तो यहाँ राजनीतिक मूल्यों का हनन कहाँ हुआ है? गांधी जी एक बार खेड़ा करते हैं कि राजनीतिक मूल्य नहीं मिला। क्या राजनीतिक मूल्य नहीं मिला? आज 18 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष के लड़के जितने हैं सब सरकार में शामिल हो रहे हैं, बनाने में शामिल हो रहे हैं। और गांधी जी कहते हैं राजनीतिक मूल्य नहीं था। ये राजनीतिक मूल्य नहीं था, धार्मिक मूल्य नहीं था। संविधान में लिखा नहीं है कि कोई भी किसी भी धार्मिक मूल्य यही न है कि जिसकी जो आत्मा कहती है वह उस धर्म, आत्मा से आवाज जो निकलती है उसी धर्म को अपना लें, उसी धर्म को अपना लें, उसी धर्म को अपना लें, कहीं कोई रोक ठेक नहीं करेगा। तो आपको 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार नहीं दिया गया है संविधान में। तो ये गांधी जी का बकवास नहीं है तो क्या है? गांधी जी का बकवास नहीं है तो है क्या? कि कहते हैं जो है धार्मिक मूल्यों का कहीं स्थान नहीं है। आइए सामाजिक मूल्य देखिए, सामाजिक मूल्य यही ना है, समाज है, ये समाज है, सभी तरह के लोग हैं इसमें सभी तरह के लोग हैं, सबको न्याय का अधिकार है, सबको न्याय अधिकार मिलता है, 32 देता है मौलिक अधिकार। तो गांधी जी का ये आलोचना बेबुनियाद नहीं है और ये टी प्रकाशनम का आलोचना बेबुनियाद नहीं है। गांधी जी के सपने पूरे नहीं हो रहे हैं, इसमें कहां गांधी जी के सपने नहीं पूरे हो रहे हैं। अगर उस समय पंचायत और जिला पंचायत के आधार पर संविधान लिखा जाता तो आप बताइए, अभी आप लोग देख रहे हैं कि अभी पंचायती राज को पावर दिया गया, करोड़ों रुपए घोटाला हो गया है। किसी भी वार्डों में, किसी भी पंचायतों में सही काम नहीं हो रहा है। आप देख नहीं रहे हैं नल जल योजना चली है, देख नहीं रहे नली गली योजना चली है, देख नहीं रहे पंचम और छठवीं के तक रोड कुछ और बनता है और काम कुछ और होता है। अगर आपको ये पंचायत और जिला पंचायत से अगर संविधान बन जाता तो संविधान किसी कामयाबी पर नहीं पहुंचता। इसलिए इनका आलोचना बेबुनियाद है। इसलिए अगर इसे सवाल आए तो यही करके अपना आलोचना लिख डालिएगा। आइए चलते हैं आगे। 5वां आलोचना क्या करते हैं आलोचक? आइए 5वां आलोचक क्या करते हैं? 5वां आलोचना क्या करते हैं आलोचक? ये कहते हैं महाकाय है, महाकायकार है, महाकायकार है। ये कहते हैं महाकाय करके इसकी आलोचना करते हैं। संविधान बहुत बृहत है। आलोचक कहते हैं कि भारत का संविधान बहुत बृहत है, बहुत बृहद है, महाकाय है, बहुत बृहद है, जिसमें अनेक अनावश्यक तत्व भी शामिल है। आइजेवर जेनिक्स के विचार में जो प्रावधान लिए गए हैं उनका चयन बेहतर नहीं है और संविधान समान रूप से कहें तो बहुत लंबा और जटिल है। ये कहते हैं आलोचक आइवर जेनिक्स
आइवर, सर आइवर्जेनिक्स, जो है सर आइवर ब्रिटिश संविधानवेत्ता, सर आइवर्जेनिक्स ब्रिटिश के संविधानवेत्ता, ब्रिटिश संविधानवेत्ता थे। सर आइवर्जेनिक्स ब्रिटिश संविधानवेत्ता थे। इन्होंने ब्रिटिश संविधानवेत्ता थे जो इनके जेनिक्स के विचार में जो प्रावधान से लिए गए हैं, प्रावधान बाहर से लिए उनका चयन बेहतर नहीं है। कहते हैं जो संविधानवेत्ता थे इनका विचार संविधान में लिया गया है, इनका विचार संविधान में लिया गया है, इनका विचार संविधान में लिया गया है, इनका विचार संविधान में लिया गया है। सर आइवर्जेनिक्स लिया गया है, जो लिया गया है वह ठीक नहीं है, वह ठीक नहीं है। संविधान सामान्य रूप से कहें तो बहुत लंबा और जटिल है। संविधान कहें तो बहुत लंबा और जटिल है। यह कह करके आलोचना की गई है, आलोचकों ने कहा है, यह कह करके आलोचना की गई है और आलोचकों ने इसकी आलोचना की है। इस संदर्भ में एच.बी. कामत महाकाय है, महाकाय के संबंध में आलोचना करते हुए एच.बी. कामत एक थे। एच.बी. कामत संविधान सभा के सदस्य, ये भी संविधान सभा के सदस्य एच.बी. कामत। हम लोग को समझ में नहीं आता है कि लोग कर क्या रहे थे। एक खाक छानने गए थे संविधान सभा में, क्या करने गए थे? सोने गए थे। अब बाद में टीका टिप्पणी करते हैं, मौके पर बोलना ही नहीं है, बाद में जाके डकारना है। तो एच.बी. कामत ये कहते हैं कि प्रस्तावना जिस किरीट का हमने अपनी सभा के लिए चयन किया वह एक हाथी है। संविधान सभा के सदस्य ये भी कामत, यह भी संविधान सभा के, यह भी संविधान सभा के सदस्य थे। एच.बी. कामत सदस्य थे। प्रस्तावना पर इन्होंने बात किया है। प्रस्तावना जिस किरीट का हमने अपनी सभा के लिए चयन किया है वह एक हाथी है। प्रस्तावना जिस किरीट का हमने अपनी सभा के लिए चयन किया है, जिस किरीट माने चिन्ह होता है, जिस किरीट के लिए हमने अपने संविधान सभा के लिए चयन किया है वह एक हाथी है। यह करके एच.बी. कामत ने आलोचना किया कि महाकाय है, जिस तरह से हाथी महाकाय है, विशालकाय है, उसी तरह से भारत का संविधान भी एक महाकाय है और उसका चिन्ह भी एक हाथी है। आपसे पूछे भारतीय संविधान सभा का चिन्ह क्या था, तो हाथी जरूर लिखिएगा। यह सवाल पूछ सकता है और आप पढ़े रहिएगा तो आप जानिएगा। तो इसलिए संविधान सभा का जो चिन्ह क्या था, तो एक विशालकाय हाथी था। तो एच.बी. कामत का भी यही कहना था कि भारतीय संविधान एक हाथी के समान है। ठीक है, यह अब आइए और कुछ तथ्य और बता दें आपको महाकाय के विषय में। एच.बी. कामत का जो विचार था, एच.बी. कामत का नाम जरूर सुनिएगा। एच.बी. कामत का विचार था, यह आलोचना है कि यह हाथी के समान है और चुनाव भी हाथी है, निशान भी हाथी है। तो आप समझ जाइए कि ये एच.बी. कामत ने यह करके आलोचना किया था महाकाय के रूप में।
तो बस यही है। तो एचबी कामत जो है, एचबी कामत का यह विचार है या आलोचना है कि हाथी के समान भारत का संविधान विशालकाय है। हो गया। तो एचपी कामत का विचार है कि भारतीय संविधान की आलोचना करते हुए इन्होंने अपने विचार को प्रकट किए हैं। तो अब आइए हम एक दूसरा जो है आपको एक आलोचना बताते हैं कि ये आलोचना आपका लास्ट है। ये 6वां आलोचना है कि ये वकीलों के लिए स्वर्ग है। यह वकीलों के लिए स्वर्ग है, ये करके आलोचना की गई है। यह वकीलों के लिए स्वर्ग है, यह वकीलों के लिए स्वर्ग है। तो आलोचक कहते हैं भारतीय संविधान, आलोचकों का कहना है कि संविधान अत्यंत विधिवादितापूर्ण अथवा बहुत जटिल है। यह आलोचकों का कहना कि यह विधिवादितापूर्ण या बहुत जटिल है। विधिवादितापूर्ण या बहुत जटिल है। विधिवादितापूर्ण बहुत जटिल है। उनके विचार में जिस कानूनी भाषा मुहावरों को शामिल किया है, उनके चलते संविधान एक जटिल दस्तावेज बन गया है। तो ये इसलिए कहा गया है कि ये वकीलों के लिए स्वर्ग है कि इसमें जो है ये बृहद संविधान है। अब पॉइंट टू पॉइंट जो है इसमें सारी बातें लिखी हुई है। तो एक आम आदमी, एक सामान्य व्यक्ति संविधान को जब तक पढ़ेगा नहीं तब तक जानेगा कैसे, या किसी भी चीज को जब पढ़िएगा नहीं तो जानिएगा कैसे है। तो इसीलिए कहते हैं कि यह विधिवादितापूर्ण या बहुत जटिल है। तो जो लॉ की पढ़ाई पढ़ते हैं, कानून की पढ़ाई पढ़ते हैं, वह आपको संविधान से खोज के निकाल करके आपकी सुरक्षा की बात करते हैं। और सर आइवर जेनिक्स तो इन्होंने कहा है कि सर आइवर जेनिक्स कहते हैं कि यह वकीलों के लिए स्वर्ग है। सर आइवर जेनिक्स कहते हैं कि भारत का संविधान वकीलों के लिए स्वर्ग है। वकीलों के लिए स्वर्ग है। भारत का संविधान वकीलों के लिए स्वर्ग है। इस संदर्भ में महेश्वरी कहते हैं, ये कहते हैं अगर सवाल आपसे पूछा जाए भारत का संविधान वकीलों के लिए स्वर्ग किसने कहा है, तो सर आइवर जेनिक्स। आपको तो परीक्षा पास करनी है और ज्ञान भी लेना है, दोनों काम करनी है। तो सर आइवर जेनिक्स का नाम रख लीजिएगा कि सर आइवर जेनिक्स ने कहा है कि भारतीय संविधान वकीलों के लिए स्वर्ग है। और महेश्वरी कहते हैं, एच के महेश्वरी इसी संदर्भ में संविधान सभा के सदस्य का कहना था। यह भी महेश्वरी संविधान सभा के सदस्य थे। संविधान सभा के सदस्य थे। कहते हैं कि इसी के संदर्भ में कि वकीलों के लिए स्वर्ग है, सदस्य थे। यह कहते हैं कि यह संविधान
यह संविधान लोगों को मुकदमेबाज बनाता है। संविधान लोगों को मुकदमेबाज बनाता है। मुकदमेबाज बनाता है। क्यों कहते हैं? माहेश्वरी साहब कहते हैं इसी संदर्भ में कि वकीलों के लिए स्वर्ग है, तो जब वकीलों की इसमें जरूरत है तो मुकदमेबाजी तो होगी, यह कह के आलोचना करते हैं। तो ये आपको मैं बता दिया कि सर आइवर जेनिस कहते हैं वकीलों के लिए स्वर्ग है, और एफ के महेश्वरी कहते हैं इतना बड़ा है कि इसमें वकीलों की ही भूमिका होती है, इसीलिए लोग मुकदमेबाज होते हैं। तो इस प्रकार महेश्वरी कहते हैं कि अदालतों की ओर अधिक उन्मुख होंगे। प्रारूप लोगों को अधिक कहना था, संविधान कहना था कि प्रारूप लोगों को अधिक मुकदमेबाज बनाता है। संविधान सभा का प्रारूप, संविधान का प्रारूप लोगों को अधिक अदालतों की ओर अधिक उन्मुख करता है, अधिक उन्मुख करता है। अब वे कम सत्यनिष्ठा और सत्य अहिंसा के तरीकों का पालन करेंगे। जब होंगे तो वह अधिक उन्मुख करता है, और लोग कर्तव्यनिष्ठा सत्य अहिंसा का पालन कम करेंगे। तो मैं यही पूछता हूं वो महेश्वरी जी से कि जिस दिन संविधान नहीं था तो क्या सब भारत में सभी कर्तव्यनिष्ठ थे? जब संविधान नहीं था, जितने राजा रजवाड़े थे वो कर्तव्य निष्ठा का पालन करते थे, सत्य का पालन करते थे, अहिंसा का पालन करते थे। इसलिए सत्य कर्तव्य निष्ठा सत्य अहिंसा के जैसे तथ्यों के आधार पर भारत के संविधान की आलोचना करना महामूर्खता है। ये महेश्वरी जब संविधान सभा में थे तो इन्होंने कर्तव्य निष्ठा का बहस क्यों नहीं किया? महेश्वरी सत्य की पर बहस क्यों नहीं किया? अहिंसा पर बहस क्यों नहीं किया? क्यों एकदम कि सो गए थे जाकर के? क्या उनके दिमाग में फालिश मार दिया था क्या कि उस समय संविधान सभा में संविधान बनते समय बोले नहीं थे? तो इसलिए ये सर आइवर जेनिस कहे वकीलों के लिए स्वर्ग है। महेश्वरी इन्हीं के संदर्भ में अपना दुहाई देते हुए रोते हैं, कहते हैं कि रे भाई इसमें तो ये तो मुकदमा संविधान इतना बड़ा है, इतना जो है विधिवादिता है कि विधिवादिता के चलते मुकदमेबाजी होती है। अप्रस्तावना को लेकर के सभी लोग मुकदमेबाज बनते हैं, और ये जो है अदालतों की ओर ज्यादा अपना दिमाग लगाते हैं, और इनमें कर्तव्य निष्ठा नहीं हो पाती है, सत्य अहिंसा का अनुपालन नहीं हो पाता है। ये महेश्वरी अपना दलील देते हैं। तो मैं पूछता हूं, संविधान बनने के पहले जब राजवाड़े थे तो औरतें चिता पर जला दी जाती थी और ढोल पीटा जाता था, तो क्या वह हिंसा नहीं थी? जब पुरुष मर जाता था तो उसकी औरतों को जिंदा जला दिया जाता था, उसकी औरतों को जिंदा जला दिया जाता था, तो क्या हिंसा नहीं थी? ये लोग बकवास करते हैं। आप जब IAS बनने जा रहे हैं तो इनकी आलोचनाओं पर ज्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा, संविधान के गुण पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। मैं तो यही कहूंगा कि जब जो है किसी का पुरुष मर जाता था तो उसको उसके लाशों पर सुता करके और जो है जला दिया जाता था। जिस व्यवस्था का नाम था, औरतों को लाशों पर जलाने वाली व्यवस्था का नाम था सती प्रथा। सती प्रथा क्या ये लोग किए? कुछ किए? नहीं किए। तो सती प्रथा, चाहे किसी भी ज्यादा से ज्यादा तो जो बुद्धिजीवी समाज के लोग थे उन्हीं की ही पत्नियां जलाई जाती थी। ठीक है, यहां तक कि हर्षवर्धन की बहन चीता सजा के जलने जा रही थी। यह इसका सीधा इतिहास गवाह के हर्षवर्धन की बहन चीता जला के जलने जा रही थी। उसका चीता जला के जलना इस बात का साक्षी है कि औरतें अपने को
हमेशा सती प्रथा के अनुसार जल जाती थी। तो क्या हिंसा नहीं था? तो यही बात तो है। तो आइए, वकीलों के लिए स्वर्ग है करके आलोचकों ने आलोचना किया है। तो इसमें कुछ और तथ्य आपको मैं बता देता हूं तो आपका दिमाग खुल जाएगा। इसमें कुछ और तथ्य है आपको बता देता हूं, आपका दिमाग खुल जाएगा कि संविधान कितना खराब है। संविधान सभा के एक और है पी.आर. देशमुख। संविधान सभा के एक सदस्य हैं, संविधान सभा के एक और सदस्य महाशय हैं, संविधान सभा के एक सदस्य हैं पी.आर. देशमुख। पी.आर. देशमुख, पी.आर. देशमुख संविधान सभा के एक और सदस्य हैं पी.आर. देशमुख। पी.आर. देशमुख संविधान सभा के सदस्य थे। इनका क्या कहना था कि मैं यह कहना चाहूंगा सदन के समक्ष डॉक्टर अंबेडकर ने जो अनुच्छेदों का प्रारूप प्रस्तुत किया है और मेरी समझ से अत्यंत भारी भरकम है। अब ये बताइए, संविधान सभा के पी.आर. देशमुख सदस्य थे और वे कहते हैं वे कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने जो संविधान सभा का प्रारूप बनाया, प्रारूप समिति का प्रारूप बनाया, संविधान का प्रारूप बनाया वह मेरे समझ के बाहर है और भारी भरकम है ये करके आलोचना किए। तो अब बताइए, कोई अच्छी चीज आपको समझ में ना आवे तो उसमें अम्बेडकर का कौन दोष है भाई? आपका दिमाग गोबर भरा हुआ है, आपके दिमाग में कचरा भरा हुआ है, तो इसमें अम्बेडकर का कहां दोष है? हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप नहीं समझ पा रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं, खाली आलोचना कर रहे हैं, तो हमारा कौन दोष है? आपका ना दोष है कि आप समझने का प्रयास नहीं किए। तो अम्बेडकर का इसमें कहां दोष है? अम्बेडकर का दोष कहां है इसमें? दोष तो इसका है, पी.आर. देशमुख का है कि संविधान सभा का सदस्य होते हुए भी उसको कुछ नहीं आता था और खाली आलोचना करता था। तो एक कहावत है कि कोढ़ी जो नाराज होता है तो अपने घर को ही फूंकता है। तो ठीक उसी तरह से कोढ़िया थे सब, कि ये कोढ़िया थे सब, कुछ नहीं आता था तो केवल आलोचना करते थे। तो आइए आगे कुछ और तथ्य आपको बताते हैं। और क्या है आगे और आपको बताते हैं क्या है वकीलों के लिए स्वर्ग के प्रस्तुत में। और कोई ज्यादा चीज नहीं है इसमें आपको कि ये वकीलों के लिए स्वर्ग है, यही कह करके लोग इसकी आलोचना किए हैं कि जो है भारी भरकम स्पंज है, भारी भरकम शब्दों से लदा हुआ है, इसलिए यही कह करके ये देशमुख ने आलोचना किया है। तो अब कोई ज्यादा चीज नहीं है। तो अब हम आपको सर आइवर्गेनिस का नाम याद करिएगा, देशमुख का याद करिएगा, संथानम का याद करिएगा, और यही सब लोग हैं, इनको तो याद कर। सर आइवर्गेनिस को तो जरूर याद करिएगा, क्योंकि वही कहे हैं कि यह वकीलों के लिए स्वर्ग है। तो भारतीय संविधान वकीलों के लिए स्वर्ग है। तो मैं भारतीय संविधान पढ़ा दिया, मैं संविधान सभा पढ़ा दिया पूरा, उसकी आलोचना पढ़ा दिया, संविधान की विशेषता पढ़ा दिया, संविधान का पूरा आलोचना पढ़ा दिया। अब आप इसमें से पढ़िएगा तो बहुत सारा चीज संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग में आने वाली हैं, आपको मिल जाएंगी। अब इसी के साथ आज का वीडियो 23/2/2022 का वीडियो मैं भारतीय संविधान की आलोचना के साथ, समाप्ति के साथ आज का वीडियो समाप्त करता हूं। अब अगले लेक्चर में भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों पर बहस होगी।
आइए, सबको मेरे तरफ से धन्यवाद।